हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 25 क्वेश्चन मानिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन तो है, लेकिन दोस्तों मैं जो पॉइंट बताऊंगा दोस्तों तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चन आप मानिए कि एक वीडियो से 50 क्वेश्चन आपको तैयार होने वाले हैं और सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए दोस्तों, एकदम लास्ट तक देखिए, और क्वेश्चन पसंद नहीं आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन अच्छे नहीं थे। तो 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को, 3 अक्टूबर 1880 को, 2 अक्टूबर 1879 को, कि 6 अक्टूबर 1884 को। तो कब हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। महात्मा गांधी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी ने दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो 1917 में। तो 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक ना। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, ठीक ना। और बात करते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में दोस्तों स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ठीक ना। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए, चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बना तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक ना। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था, तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। ऑप्शन है गोरी ने, ऐबक ने, गजनवी ने, कि मोहम्मद बिन कासिम ने। 22 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, और उसको तहस नहस कर दिया और उसको लूट कर ले गया, ठीक ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1026 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि अगर आप 1025 जानते हैं तो 1025 बताइए। तो 1025 26 याद रखिएगा दोस्तों, इसी में से कोई ऑप्शन देता है, ठीक है, 1025 26। 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने का कठोर कारावास कब दिया गया। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो कब दिया गया दोस्तों था दोस्तों 18 महीने का कारावास। देखिए दोस्तों 1882 में, कि 1897 में, कि 1908 में, कि 1899 में। क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का आंसर। 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1897 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों 18 महीने का दोस्तों कठोर कारावास दिया गया था। ये क्यों दिया गया था दोस्तों, देखिए दोस्तों इन पर हत्या करने का दोस्तों आरोपी सिद्ध किया गया था, ठीक ना। संदेह किया गया था कि इन्होंने हत्या करने के लिए दोस्तों योजना बनाई है, इसीलिए इनको 18 महीने का जेल दिया गया। 24 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है, ये किसने कहा था दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु पर। लाला लाजपत राय ने, गंगाधर तिलक ने, गोखले ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 24 का आंसर। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये बात कही है। जवाहरलाल नेहरू ने एक और शब्द कहा था दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया दोस्तों। ये बात किसने कही है दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद। तो ये भी कही है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी की पुस्तक याद रख लीजिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक ना, मेरे प्रयोग ये है दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है। एक और पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी की। सो भी हिंदी स्वराज। देखिए दोस्तों मोबाइल पर बनाता हूँ वीडियो तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको आप मैनेज करके चलिएगा, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। तो अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि मोहम्मद तुगलक ने। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 25 का आंसर। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, ठीक ना, दिल्ली लाया था, महत्वपूर्ण है।
और अशोक दिल्ली लाया था दोस्तों, तो उस किस स्तंभ को लाया था? तो टोपरा स्तंभ लोग को, ठीक है ना, टोपरा याद रखिएगा। टोपरा स्तंभ को दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दिल्ली लाया था, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सबसे अधिक सोने किस काल में जारी किए गए थे दोस्तों? सोने के सिक्के मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में कि गुप्तोत्तर काल में? क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? 26 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में। गुप्त काल में दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के चालू किए गए थे, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चालू किए थे दोस्तों? शुद्ध सोने के सिक्के, तो शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण शासकों ने इसको चालू किया था, ठीक है, कुषाण शासकों ने, याद रखिएगा। अगर ये पूछे कि अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चालू किए, अशुद्ध सोने के सिक्के, तो अशुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों गुप्त काल में दोस्तों एक राजा था स्कंद गुप्त ने दोस्तों अशुद्ध सोने के सिक्के चलाया था, स्कंद गुप्त ने, ठीक ना। और सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय चालू हुआ था? तो ये गुप्त काल के समय चालू हुआ था, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 27 है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? महत्वपूर्ण है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 9 थी कि 11 थी? क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 7 सदस्य थे, ठीक ना, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, तो कुल 7 हो जाएंगे, ठीक ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी आपको मालूम होगा, तो बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इनको अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर को। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन उस समय प्रधानमंत्री था और किस दल की सरकार थी। विंस्टन चर्चिल, मिली जुली सरकार, क्लीमेंट एटली लेबर दल की सरकार, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव दल की सरकार, ये ऑप्शन डी है दोस्तों, एंथोनी इडेन कंजर्वेटिव दल की सरकार। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्लीमेंट एटली था उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री और लेबर दल की सरकार थी, ठीक ना, यानी लेबर पार्टी से था। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 1857 के समय पूछे कि 1857 के समय दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पामर्स्टन था। कौन था? पामर्स्टन था, ठीक ना, पामर्स्टन था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो गोलमेज सम्मेलन के समय था रमजे मैकडोनाल्ड था। रमजे मैकडोनाल्ड था, नाम सुना होगा आपने। तो रमजे मैकडोनाल्ड था गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री। और स्वतंत्रता के समय कौन प्रधानमंत्री था? तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, ये क्लीमेंट एटली था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 29 नंबर। 29 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, महासभा के द्वारा दोस्तों नियुक्ति की जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 29 हो गया, तो 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? पूछ रहा है कि किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, ठीक ना। 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की 15 अगस्त 1950। क्या हो जाएगा आंसर? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूरी तरह लागू हो गया, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था दोस्तों? तो आपके एग्जाम में बनकर तैयार हो गया था ये नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि कब अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। तो अंगीकृत मतलब कि कब बनकर तैयार हो गया था। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, फंसा सकता है एग्जामिनर आपको।
31 देख लेते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। ब्रिटिश साम्राज्य का, कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, कि भारत के प्रधानमंत्री का। 31 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश सम्राट का दोस्तों प्रतिनिधि था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन के, अगर आप पूछेगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, एक मिनट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर ये पूछे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय अगर शब्द लगा देगा सो ये भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी प्रस्तावना में दोस्तों भारत का कौन सा नाम उल्लेख है, भारत है कि भारतवर्ष है कि इंडिया है कि ए और सी दोनों। 32 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए और सी दोनों, ए और सी हो जाएगा दोस्तों। भारत भी मिलता है और भारत और इंडिया भी मिलता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32 का डी। बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों, किसके संविधान से प्रस्तावना लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना लिया गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 33 नंबर। 33 नंबर है दोस्तों। 33 नंबर है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, 15 भाग में, 18 की, 22 की, 24, क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों, और 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 भाग में दोस्तों भारतीय संविधान विभाजित है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 34 नंबर। 34 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। महत्वपूर्ण है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, जनता में, मतदाता में, कि राष्ट्रपति में, कि संसद में। 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनता में निहित होती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर। 35 है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र को, कि वंशानुगत लोकतंत्र को, कि लोकतांत्रिक राजतंत्र को, कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों, 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र को दोस्तों अपनाया है भारतीय संविधान ने, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 देख लेते हैं। 36 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है, ठीक ना। तो आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है, किसको, प्रस्तावना को कहा गया है, कि मौलिक अधिकार को, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, संविधान के सभी अनुच्छेद को। 36 का क्या हो जाएगा आंसर, 36 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, ठीक ना। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, 36 का सी हो गया ना। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है, ठीक ना। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों कहा है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं दोस्तों 37 है, एक मिनट, 37 है कि वैंकूवर क्या है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है, ब्रिटेन में है, क्या ऑस्ट्रेलिया के खेल का मैदान है। 37 का क्या हो जाएगा सर, 37 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कनाडा में है। वैंकूवर कहाँ है दोस्तों, ये कनाडा में है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 38 नंबर कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बताइए संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। 38 नंबर बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, कि न्यू गिनी है, क्या हो जाएगा दोस्तों,
38 का आंसर, तो 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ग्रीनलैंड है दोस्तों जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। तो 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, बताइए। जापान का पूछ रहा है कि जापान का सबसे बड़ा कौन है विशालतम। हुकैकू है कि शिकाकू है कि होदोरी है कि होन्शु है। 39 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। होन्शु द्वीप दोस्तों ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। जापान की बात करते हैं दोस्तों, तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की मुद्रा बात करते हैं तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है। येन जापान की मुद्रा है। अगला देख लेते हैं 40 नंबर देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिका की क्रांति का, बोल्शेविक की क्रांति का कि चीनी की क्रांति का। क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 40 का, 40 का ऑप्शन नंबर सी से होगा। चीनी की क्रांति का दोस्तों भारतीय संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक ना, प्रभाव नहीं पड़ता है। 40 का डी सही हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, देखिए लास्ट तक, ठीक है। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन है। तो जलयान निर्माण में सबसे पहला स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन है दोस्तों, चीन है, जापान है, सिंगापुर है कि मलेशिया है। क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों, तो 41 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जापान है। जापान है दोस्तों एशिया में पहला स्थान रखता है जलयान निर्माण में। 42 देख लेते हैं दोस्तों। 42 है कि माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई क्या है, बताइए। 8,400 मीटर है, 8,852 मीटर है, 8,850 मीटर है कि 9,150 मीटर है। 42 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 8,850 मीटर है, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 43 नंबर। संगमरमर क्या है, संगमरमर क्या है। संगमरमर अवसादी चट्टान है कि तल छठीय चट्टान है कि कायांतित चट्टान है कि आग्नेय चट्टान है। 43 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कायांतित चट्टान है। तो संगमरमर क्या है दोस्तों, कायांतित चट्टान है। कायांतित चट्टान का और एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कायांतित चट्टान में दोस्तों नीस आता है, क्या आता है, नीस आता है। स्लेट आता है, कौन आता है, स्लेट। और दोस्तों संगमरमर तो आइएगा तो संगमरमर आता है, ठीक ना। और क्वार्टाइज आता है, कौन आता है, क्वार्टज। तो ये आते हैं दोस्तों सब कायांतित चट्टान में। बात करते हैं दोस्तों अवसादी चट्टान में कौन आता है। तो देखिए दोस्तों अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल याद रखिएगा, बलुआ पत्थर, ठीक ना। बलुआ पत्थर किस में आता है दोस्तों, तो ये अवसादी चट्टान में आता है। और याद रखिएगा दोस्तों चूना पत्थर भी इसी में आता है, चूना पत्थर, ठीक ना। और सेल भी आता है इसी में दोस्तों, सेल भी आता है अवसादी चट्टान में, ठीक ना। आग्नेय चट्टान में कौन आता है दोस्तों, आग्नेय चट्टान में याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान में आता है दोस्तों आपका, आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट आता है और ग्रेनाइट आता है, ठीक ना। बेसाल्ट और ग्रेनाइट का किस में आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका ग्रेनाइट, ये आता है आपके आग्नेय चट्टान में, ठीक ना। तो यहाँ से जितना क्वेश्चन बताया दोस्तों उसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। 44 देख लेते हैं दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, अमेजन नदी से, मिसौरी नदी से, सेंट लॉरेंस नदी से कि जैम्बेजी नदी से। 44 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी से है, जैम्बेजी नदी, ठीक ना। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, तो जैम्बेजी नदी पे है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक ना, अफ्रीका में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों, तो एंजिल जलप्रपात याद रखिएगा, सबसे ऊंचा है। और ये वेनेजुएला में है, 45 देख लेते हैं दोस्तों। सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है, तुरान और ओंटेरियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरोन को, किसको जोड़ती है सू नहर। क्या हो जाएगा 45 का आंसर, तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है दोस्तों सू नहर, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों एक होती है दोस्तों स्वेज नहर को इसको जोड़ती है दोस्तों, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन नहर, लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर, ठीक ना। तो ये स्वेज नहर के बारे में याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों
कील नहर किसको जोड़ती है दोस्तों, तो कील नहर जोड़ती है दोस्तों उत्तर सागर को जोड़ती है दोस्तों बाल्टिक सागर से। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर, ठीक ना। और पनामा नहर किसको जोड़ती है दोस्तों, तो पनामा नहर के बारे में याद रखिएगा। पनामा नहर दोस्तों जोड़ती है दोस्तों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक ना। अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक ना, अटलांटिक महासागर से। ये क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों 3 क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।